नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर में आज हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी कंडीशन थी दैट लेड टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन चीज़ों को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही लाभदायक श्रृंखला सिद्ध होगी। बेसिकली क्या रीजन था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, उससे पहले हम कुछ कंडीशन जान लेते हैं। जो भी अमेरिका में कंडीशन थी, क्या क्या स्थिति उस समय। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका देयर वॉज ए कंटिन्यूस माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप टू द न्यू वर्ल्ड। जैसे अमेरिका की खोज होती है, ऐसा कहा जाता है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो सबसे पहले अमेरिका की खोज की थी, तो उनका नाम आता है। जैसे ही अमेरिका की खोज होती है उसके पश्चात देयर इज ए कंटिन्यूस माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द यूरोप टू द न्यू वर्ल्ड। यूरोप से लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट होता है अमेरिका में। साउथ अमेरिका वाज कोलोनाइज्ड बाय स्पेन। साथ साथ स्पेन ने अपना जो कॉलोनी स्टैब्लिश कर ली थी वो साउथ अमेरिका में स्टैब्लिश कर ली थी। इंग्लिश एंड फ्रेंच स्टैब्लिश देयर कॉलोनी नॉर्थ अमेरिका। जो भी उत्तरी अमेरिका है वहां पर तीन देशों ने कॉलोनी स्टैब्लिश कर ली थी उस समय। वो इंग्लिश थे यानी अंग्रेज थे और फ्रेंच थे। ये दो कॉलोनियल पावर थे जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की थी। वहीं साउथ अमेरिका की बात करते हैं, वहां पर स्पेन ने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। By the mid of 18th century, the English had established their 13 colony along the Atlantic coast। जो भी अटलांटिक कोस्ट है, अगर हम बात करते हैं अटलांटिक कोस्ट के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, तो लगभग 13 कॉलोनीज के आसपास मिड 18th सेंचुरी यानी लगभग 1750 के आसपास 13 कॉलोनी स्टैब्लिश कर ली थी इंग्लिश ने अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, जिनमें लैंडलेस पीजेंट्स जो भी भूमिहीन किसान थे, पीपल सीकिंग रिलीजियस फ्रीडम जो भी लोग रिलीजियस फ्रीडम चाहते थे, और ट्रेडर्स वहां पर सेटल हो गए थे। जो भी कॉलोनी 13 कॉलोनी स्टैब्लिश की थी इंग्लिश ने अटलांटिक कोस्ट के चारों तरफ। इस तरीके से दिस वाज द कंडीशंस बिफोर द रिवोल्यूशन स्टार्ट। इनिशियली द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनीज एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कोऑर्डिनल। मतलब दोनों के बीच में, जो कॉलोनी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में एक बहुत ही कोऑर्डिनल रिलेशन थे। दो दीज कॉलोनीज वर कंट्रोल थ्रू द गवर्नर्स। ये जो कॉलोनी थी 13 कॉलोनी और जो फ्रांस की भी कॉलोनी थी नॉर्थ अमेरिका में, वो गवर्न किए जाते थे गवर्नर्स के द्वारा, जो कि एक पॉलिटिकल फ्रीडम एंजॉय करते थे। ईच कॉलोनी हैड इट्स ओन असेंबली। प्रत्येक कॉलोनी की एक खुद की असेंबली थी, इलेक्टेड बाय द पीपल। वहाँ के जो लोग थे वही इस असेंबली के सदस्यों को चुना करते थे। इट इनेक्टेड अ लॉ कंसर्निंग लोकल मैटर। जो भी लोकल मैटर हुआ करते थे कॉलोनी से रिगार्डिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, उन पर बेसिस पर जो भी लॉ बनाते थे वो यही इलेक्टेड पीपल बनाया करते थे। जो भी और लोग जो पीपल हैं, लोग हैं उस कॉलोनी के, वो चुनकर भेजा करते थे असेंबली में, जो कि एक इंडिपेंडेंट रूप से काम किया करती थी। हाउएवर द पॉलिसीज फॉलोड बाय द होम गवर्नमेंट बेसिकली हैड रिजल्टेड इनटू द कन्फ्रंटेशन। बेसिकली जैसे ही समय बीतता है तो जो होम गवर्नमेंट है यानी ब्रिटेन है, वो कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन स्टैब्लिश करती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में यानी कॉलोनी के बीच में और जो होम गवर्नमेंट है ब्रिटेन के बीच में, दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है और रिसेंटमेंट स्टार्ट होता है। दिस अल्टीमेटली लेड टू द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यही जो संघर्ष था, कन्फ्रंटेशन था, कॉलोनीज के जो गवर्निंग सिस्टम थी और जो होम गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन में जो गवर्निंग सिस्टम थी, दोनों के बीच में जो कन्फ्रंटेशन होता है रिगार्डिंग टू सम पॉलिसीज से लेके, और ये अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था। देयर वर सेवरल कॉजेज ऑफ दिस वॉर। और जो ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था उसके बहुत ही ज़्यादा बेसिकली डिफरेंट कॉजेज थे। ये केवल एक ही कॉज था, और वो कॉजेज क्या थे उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली और इम्पोर्टेंट कॉजेज क्या थे जो विच लेड टू दिस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म बेसिकली एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है और जिसका मेन पर्पस होता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके और जो इंपोर्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और जिससे जो इकोनॉमिक पॉलिसी इसको जो है ना मर्केंटिलिज्म की पॉलिसी बोला जाता है। इस पॉलिसी के तहत जो मदर गवर्नमेंट थी यानी जो ब्रिटेन में सरकार थी, वो चाहती थी कि जो कॉलोनी है वो उनकी बेनिफिट के लिए काम करें, यानी ब्रिटेन की बेनिफिट के लिए काम करें जो भी अमेरिका में कॉलोनीज है ब्रिटिश की। These colonies were expected to furnish raw materials
यानी इनका जो प्रमुख उद्देश्य रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था जैसे ब्रिटेन में, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें बेसिकली उनका कहना था कि जो भी एक कॉलोनी है उनको क्या करना है, केवल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है और ये कॉलोनी का काम एक मार्केट की तरह काम करना है। मतलब दे हैव टू सर्व एज अ मार्केट फॉर प्रोड्यूस गुड, जो भी फिनिश गुड प्रोड्यूस होता है इन रॉ मटेरियल से, वो कहाँ पर सेल किया जाएगा, कहाँ पर उसकी खपत होगी, वो इन्हीं कॉलोनी में खपत होगी। तो इस तरीके से ये पॉलिसी ऑफ मर्केंटाइलिज्म थी। मोरओवर द कॉलोनी हैड टू शिप देयर गुड्स ओनली इन ब्रिटिश शिप्स, ये भी एक कंडीशन लगाई गई थी कि जो भी कॉलोनीज अगर गुड्स से सामान का व्यापार करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, उसमें जो ब्रिटिश शिप्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा, कोई प्राइवेट शिप या किसी और कॉलोनियल गवर्नमेंट है या कॉलोनियल कंट्री है उसके शिप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन दिस वे दीज कॉलोनीज वर एक्सपेक्टेड टू एड मोर वेल्थ टू द होम कंट्री। और बेसिकली इस पॉलिसी जो मर्केंटाइलिज्म की पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका जो बेसिकली पर्पस निकल के आया था, वो निकल के आया था कि होम कंट्री में जो वेल्थ है उसको इंक्रीज किया जाए और थ्रू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज कॉलोनीज विच वर established in the North American continent। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी ऑफ मर्केंटाइलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई लॉ भी इनेक्ट किए थे पार्लियामेंट में। A series of navigation act were passed by the British Parliament to control the trade of American colony। साथ ही साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने नेविगेशन एक्ट बेसिकली पारित किए थे कई तरीके के, जो बेसिकली कंट्रोल करना है जो भी ट्रेड अमेरिकन कॉलोनी से हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कौन से एक्ट लाए थे, वो नेविगेशन एक्ट पारित किए गए थे। दीज एक्ट इंसिस्टेड दैट ऑल दीज गुड्स ऑफ बोथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुड बी कैरिड इन द शिप ऑफ ओन बाय द इंग्लैंड। जैसा भी डिस्कस किया कि जो भी गुड्स का व्यापार होता है वो केवल इंग्लिश शिप के द्वारा ही किया जाएगा, ये नेविगेशन के एक्ट के अंतर्गत इसमें मेंशन किया गया था। कस्टम कलेक्टर वर अपॉइंटेड इन द कॉलोनीज टू इम्प्लीमेंट द नेविगेशन एक्ट। जो भी कॉलोनीज थी, जैसे 13 कॉलोनियां हमने डिस्कस किया था कि अटलांटिक कोस्ट में एस्टैब्लिश की थी, तो सारे उनको गवर्निंग करने के लिए कस्टम कलेक्टर का उसमें अपॉइंटमेंट किया गया था नेविगेशन एक्ट के तहत। बट द अमेरिकन कॉलोनीज कंसिडर्ड दिस एक्ट एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट। जैसे जैसे यहाँ पर रूल्स और नए रेगुलेशंस आते गए जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए, उससे जो ब्रिटेन के कॉलोनीज के जो लोग थे, जिसमें अमेरिकन कॉलोनीज के लोग थे, वो उन्होंने इसको एक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट, जो अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में इसको देखा। इस तरीके से जो भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए थे वो कहीं ना कहीं जो कॉलोनीज के इंडिपेंडेंस थी, उनकी जो राइट थे, उन पर जो है ना एक इन्फ्रिंजमेंट और एक हिंड्रेंस के तरह से काम करने लगा था। एक इम्पोर्टेंट एक्ट था उसी समय में, मोलासेस एक्ट आया था, जो कि हैवी ड्यूटी इम्पोज करता है शुगर और मोलासेस पे इंपोर्टेड इनटू द अमेरिकन कॉलोनीज। जो भी शुगर यानी चीनी या मोलासेस अमेरिकन कॉलोनी में आता है उस पर वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने एक हैवी ड्यूटीज इम्पोज कर दिया था। टैक्स बेसिकली ड्यूटी इज ए टाइप ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज ऑन द प्रोडक्ट विच इज आइदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो ड्यूटीज उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया था, उसको मोलेसेस एक्ट के नाम से जाना जाता है और बेसिकली ये इम्प्लीमेंट होता था शुगर और मोलेसेस के ऊपर। इन एडिशन टू दिस अ सीरीज ऑफ ट्रेड एक्ट वर आल्सो पास्ड टू कंट्रोल द ट्रेड इन द कॉलोनी। और सीरीज ऑफ कई ट्रेड एक्ट पास किए गए थे जो बेसिकली जो कॉलोनी है उसके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। इसमें से हैट एक्ट ऑफ 1732 आया था जिसने प्रोहिबिट किया था इंपोर्ट ऑफ हैट्स फ्रॉम द वन कॉलोनी टू अदर कॉलोनी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैट मतलब टोपी जो पहनी जाती है वही, उस पर भी एक्ट आया था एक छोटी सी चीज के ऊपर की, ताकि जो दो कॉलोनी परस्पर व्यापार करती हैं उनके व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, यानी प्रोहिबिट कर दिया था इंपोर्ट ऑफ हैट्स फ्रॉम वन कॉलोनीज टू अदर कॉलोनी। ये हैट एक्ट कब आया था? 1732 ईस्वी में। और जो इम्पोर्टेंट एक्ट आया था जो ट्रेड को बार करता है, उस पर प्रोविजन लगाता है, वो है आयरन एक्ट 1750 में, जिसमें क्या किया गया था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन द कॉलोनीज को स्टॉप कर दिया गया था ताकि आयरन को वहां पर प्रोड्यूस न किया जा सके और सारा जो आयरन अगर जरूरत होती है वो ब्रिटेन के मार्केट से उसको इंपोर्ट करे ताकि ब्रिटेन में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ का क्रिएशन हो सके। दीज एक्ट्स वर अपोज बाय द कॉलोनी। और ये इस तरीके से जो जितने भी मेजर लिए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, जितने एक्ट थे उनका जो है कॉलोनीज अपोज करने लगे थे। ड्यू टू दीज रिस्ट्रिक्शंस
बिटरनेस डेवलप्ड बिटवीन द होम गवर्नमेंट एंड द अमेरिकन कॉलोनीज। इस तरीके से जो भी बेकार से जो एक्ट आए थे जिन्होंने ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, इस तरीके से जो भी एक्ट आए उसकी वजह से जो होम गवर्नमेंट है यानी ब्रिटेन में जो सरकार है और कॉलोनीज के जो लोग हैं उनके बीच में एक बिटरनेस डेवलप हो गया धीरे धीरे। दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। ये कॉलोनी धीरे धीरे ये सोचने लगी कि कैसे ब्रिटेन के जो शासन है वहाँ पर उससे मुक्ति पाया जा सके। तो ये बेसिकली फंडामेंटल कॉजेस थे। जो एक इनिशिएशन होता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो इन्हीं कॉजेस के थ्रू इनिशिएट होता है। ये तो एक फंडामेंटल कॉजेस का हमने डिस्कस किया। अब सर्कमस्टांसेस जान लेते हैं क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे। अब बेसिकली क्या क्या इवेंट हुए थे उस समय पर जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, उससे पहले क्या क्या इवेंट हुए थे। उनमें से जो प्रमुख इवेंट था 7 ईयर वॉर था। 7 ईयर वॉर जो कि 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में चलता है। बेसिकली ये स्कर्मिश था, यानी जो ये वॉर था बिटवीन ब्रिटिश अलाइज और फ्रेंच अलाइज के बीच में था, और अमेरिका में इसको फ्रेंच इंडियन एंड इंडियन वॉर के रूप में भी जाना जाता है। यानी 7 ईयर वॉर जो 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था, बेसिकली फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में था। इसको फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के नाम से भी जाना जाता है, और ये थोड़ा रिलेटेड था जो कि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन से भी। तो इस तरीके से 1763 ईस्वी में जब 7 ईयर का एंड हुआ था 1763 में, उस समय जो कनाडा था वो ट्रांसफर हो गया था फ्रांस टू इंग्लैंड, और जिसकी वजह से जो वहाँ पर कॉलोनीज में जो वहाँ के लोग थे उन पर एक फियर, बेसिकली फ्रेंच का फियर था, वो समाप्त हो गया था। तो बेसिकली दिस 7 ईयर वॉर, एंड ऑफ द 7 ईयर वॉर विच टुक प्लेस इन 1763 also removed the French fear from the minds of the Americans. Now for British there was no need to depend on their mother countries against any possible attack by the French. इस तरीके से वहाँ पर जो कॉलोनीज थी उन पर एक फियर खत्म हो गया कि अगर यहाँ पर फ्रेंच हम पर अटैक करता है तो हमें मदद लेनी पड़ेगी अपनी मदर कंट्री से। तो इस तरीके से जो डिपेंडेंसी थी वो समाप्त हो जाती है 7 ईयर वॉर के एंड होने के साथ ही। Therefore the American colony decided to face the colonial attitude of the British. इस तरीके से जो ये फ्रेंच का जो फियर है वो खत्म हो जाता है, तो वहाँ की जो कॉलोनी है वो अपने को तैयार करती है। जो ब्रिटेन है वहाँ पर जो एक मास्टर की तरह वर्क करता है उनसे फाइट करने के लिए और उनके अगेंस्ट जो है ना अपनी वॉइस को उठाने के लिए। इस तरीके से 7 ईयर वॉर का जो इफेक्ट पड़ता है वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सर्कमस्टांसेस था या जो इवेंट था वो था ग्रैनविली मेजर। व्हेन द ग्रैनविली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उस समय ग्रैनविली प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। अ सीरीज ऑफ एक्ट वर पास्ड अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज। ग्रैनविली प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने सीरीज ऑफ एक्ट पास किए थे, मतलब नंबर ऑफ एक्ट लाए थे जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट था वो कॉलोनीज का वो हर्ट हुआ था, और इसको ही ग्रैनविली मेजर के नाम से जाना जाता है। ग्रैनविली मेजर क्या, बेसिकली सीरीज ऑफ एक्ट विच वाज ब्रॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ग्रैनविली। उसमें से जो एक एक्ट था वो प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 प्रोहिबिट द कॉलोनीज फ्रॉम द परचेजिंग लैंड बियॉन्ड अपलांचियन माउंटेन। यहाँ पर एक प्रोविजन लगाया गया था जो भी कॉलोनीज थी उन पर की माउंटेन अपलांचियन है जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, और अपलांचियन माउंटेन जो कि ईस्टर्न अमेरिकन कोस्ट जो अटलांटिक कोस्ट से लगा हुआ है वहाँ पर बेसिकली स्थित है। तो वहाँ उससे बियॉन्ड जो भी अगर कॉलोनीज जमीन खरीदती है उस पर वो प्रतिबंध लगाया गया था, और ये ग्रैनविली मेजर जो कि एक एक्ट है उसके तहत लाए गए थे। ग्रैनविली मेजर बोला जाता है उन एक्ट को, जिसमें प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1763 था जिसमें लैंड को बाय करने के लिए प्रोहिबिट कर दिया गया था। उसके पश्चात नेक्स्ट ईयर 1764 में एक एक्ट आता है शुगर एक्ट। बेसिकली इंक्रीज द ड्यूटी ऑन द शुगर विच अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनी। बेसिकली जो भी इंपोर्ट होता है शुगर पर उस पर एक ड्यूटीज लगाया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है जिससे वहाँ पर जो कॉलोनी से उनका इंटरेस्ट को हर्ट होता है। तो शुगर एक्ट 1764 में आया, ये भी ग्रैनविली मेजर के तहत ये एक्ट लाया गया था। और नेक्स्ट ईयर 1765 में स्टैम्प एक्ट आया था, इंसिस्टेड ऑन द यूज ऑफ ब्रिटिश स्टैम्प इन कॉमर्शियल एंड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉलोनी। यहाँ पर स्टैम्प एक्ट 1765 के तहत जो भी अगर स्टैम्प यूज होता है वो ब्रिटिश स्टैम्प ही यूज होगा, और कॉमर्शियल और लीगल डॉक्यूमेंट में स्टैम्प बेसिकली एक पेपर होता है जो ट्रेड और डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज होता है। अगर हम जमीन का खरीद फरोख्त करते हैं कोई भी चीज तो स्टैम्प पेपर का यूज होता है, तो वो स्टैम्प बेसिकली ब्रिटिश स्टैम्प ही होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी अगर स्टैम्प यूज होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा वो होम कंट्री यानी ब्रिटेन में
जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ वेल्थ क्रिएशन होगा। इस तरीके से सीरीज ऑफ 3 एक्ट आए थे। प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 एक्ट का जो प्रोक्लेमेशन एक्ट है वो लैंड परचेज से रिलेटेड है। शुगर एक्ट बेसिकली ड्यूटी से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेड शुगर पर ड्यूटीज लगाता है। वहीं स्टैंप एक्ट आया था जो ब्रिटिश स्टैंप को यूज करने के लिए, इम्पोज करने के लिए बाध्य किया गया था। नेक्स्ट जो एक्ट आता है क्वार्टरिंग एक्ट आता है, और इस क्वार्टरिंग एक्ट के तहत जो भी कंपलसरी कर दिया गया था कि जो भी ब्रिटिश ट्रूप अगर वहाँ कॉलोनीज में रहती है तो उन पर जो फूड और शेल्टर का जो भी एक्सपेंस होगा वो ब्रिटिश कॉलोनी ही उठाएगी, ना कि होम गवर्नमेंट। इस तरीके से क्वार्टरिंग एक्ट के अंतर्गत एक एक्स्ट्रा बर्डन जो कॉलोनीज के ऊपर इम्पोज किया गया था वो किया गया था इसी ग्रैनविली मेजर के तहत। दीज मेजर वर सेवेरली अपोज बाय द कॉलोनीज। ये जितने मेजर थे वो जो कॉलोनीज थे उनके इंटरेस्ट को हर्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ अपोजिशन स्टार्ट हो गया था। दे रेज द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जिसके तहत जो भी कॉलोनीज की स्वयं की काउंसिल थी उसमें वो इलेक्टेड मेंबर भेजा करते थे, जिसके पश्चात उन पर जो एक फाउंडेशन लग गया था। उस असेंबली में भी जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उनकी जो प्रेजेंस थी बेसिकली वो बढ़ गई थी, जिसके तहत जो वहाँ कॉलोनीज का प्रेजेंस था यानी उनकी जो रिप्रेजेंटेशन था वो डाउन हो गया था, कम हो गया था। तो उसी के तहत उन्होंने इंसिस्ट किया था कि अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन को उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में बढ़ाया जाए। तो वहीं पर उन्होंने स्लोगन दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। एज द वायलेंस ब्रोक आउट इन दीज स्टेट द स्टैंप एक्ट वाज रिपील्ड। कुछ जो स्कर्मिश होती है, वायलेंस ब्रेकआउट होता है, उनमें से कुछ एक्ट को रिमूव भी कर लिया जाता है, जिसमें स्टैंप एक्ट प्रमुख रूप से था। This was basically a result of repercussion of these members of the colonies against the rules that is imposed on them by the British government under the measure of Grenville measures. Next जो इम्पोर्टेंट एक्ट आता है वो टाउनसेंड लॉ आता है। चार्ल्स टाउनसेंड बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय इंग्लैंड के, वो एक इम्पोज करते हैं फ्रेश टैक्स ऑन ग्लास, पेपर, टी, पेंट एटसेट्रा। जो भी ये कमोडिटीज जो यूज की हैं उन पर एक फ्रेश टैक्स इम्पोज करता है। इसको टाउनसेंड लॉज के नाम से जाना जाता है। और ये किसने इम्पोज किया था? चार्ल्स टाउनसेंड, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इम्पोज किया था। ये 1767 इसमें इम्पोज किया था। इसी को ही टाउनसेंड लॉ के नाम से जाना जाता है। टाउनसेंड लॉ बेसिकली इम्पोज ए फ्रेश टैक्स ऑन द commodities that were frequently used by these colonies including glass, paper, tea and paints etc. The American protested it against boycotted the British good। इसके तहत अमेरिकन ने प्रोटेस्ट किया और जो ब्रिटिश गुड है उसको बाइकआउट करने का भी उन्होंने निर्णय लिया। इस जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो भी बाइकआउट करने का कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करेंगे, इसके तहत जो 1770 यानी मार्च 1770 में 5 Americans were killed by the British soldiers at Boston during this protest। ये प्रोटेस्ट हुआ था मार्च 1770 में। कहाँ पर? बोस्टन सिटी जो कि अमेरिका की है वहाँ पर। तो इसी को ही एक इम्पोर्टेंट जो नाम दिया, बोस्टन मैसेकर के नाम से इसको जाना जाता है। और इस जो मैसेकर हुआ था, ये जो इवेंट हुआ था बेसिकली जो ब्रिटिश गुड का अपोज करने का, उसके पश्चात टाउनसेंड लॉ को रिपील कर दिया गया था, मतलब इस लॉ को खत्म कर दिया गया था। तो ये इंसिडेंट था बोस्टन मैसेकर, जो कि रिजल्ट था टाउनसेंड लॉ के अगेंस्ट से जो भी अमेरिकन वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके तहत जो मैसेकर हुआ था उसे बोस्टन मैसेकर के नाम से जाना जाता है। बोस्टन की पार्टी क्या थी? 1773 में एक न्यू टी एक्ट आया था, दैट वाज पास्ड टू इंपोज ए टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ टी। 1773 में एक नया टैक्स आया था जिसे टी एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो एक फ्रेश टैक्स इंपोज करता है टी के ऊपर, जो भी टी इंपोर्ट की जाती थी। Basically, it was a symbol to show that British Parliament had the right to tax the colony। इसको इस सिंबल के तौर पर देखा गया था 1773 में जो टी एक्ट आया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर राइट है जो भी कॉलोनीज के ऊपर टैक्स इंपोज करने की। लेकिन उसका जो रिपरकेशन किया हुआ, अमेरिकन शोड देयर प्रोटेस्ट, अमेरिकन ने अपना प्रोटेस्ट दिखाया था। अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन रेड इंडियन, जो कि ग्रुप ऑफ अमेरिकन थे, कुछ लोग थे वो ड्रेस्ड थे, मतलब उन्होंने पहने हुए थे रेड इंडियन फॉर्म में। जो भी नेटिव अमेरिकन है उस समय, जो नेटिव अमेरिकन थे उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था। तो बेसिकली ये ग्रुप ऑफ रेड इंडियंस थे जो क्लिम्ड ऑन द शिप एंड थ्रू अवे द टी बंडल्स इनटू द सी। जो भी टी इंपोर्ट हो रहा था वो ब्रिटिश शिप के द्वारा इंपोर्ट हो रहा था, तो वो उस शिप के ऊपर चढ़ गए थे और साथ ही साथ जो भी बंडल्स थे चाय के, उनको जो है ना समुद्र में फेंक दिया था, जो कि बोस्टन हार्बर था, यानी बोस्टन बंदरगाह में ये इंसिडेंट हुआ था 1773 ईस्वी में। और दिस इवेंट टुक प्लेस, जो फाइनली ये इवेंट हुआ था दिसंबर 1773 में हुआ था, जिसमें कुछ रेड इंडियंस जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, बेसिकली नेटिव अमेरिकन बोला जाता है उनको रेड इंडियन,
उन्होंने जो शिप की कार्टिस थी उनको समुद्र में फेंक दिया था बोस्टन बंदरगाह में, और ये 1773 की घटना जो कि बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट 1774 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंटॉलरेबल एक्ट अगेंस्ट द अमेरिकन्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच प्रोटेस्ट। तो इंटॉलरेबल एक्ट अगेंस्ट आया था जो भी बोस्टन टी पार्टी हुई थी, जिसमें जो टी के कार्टिस थे या बंडल से उनको फेंक दिया गया था समुद्र में बोस्टन हार्बर में। तो उसके ऐसी घटना फिर कभी ना हो, इसको रोकने के लिए इंटॉलरेबल एक्ट आया था 1774 ईस्वी में, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। इसके पश्चात जो पांचवा इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता है फिलाडेल्फिया कांग्रेस। अमेरिकन कॉलोनीज डिसाइडेड टू यूनाइट देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अमेरिकन कॉलोनीज बेसिकली उन्होंने ब्रिटिश से लड़ने के लिए एक फाइट करने के लिए डिसाइड किया और एक दूसरे को यूनाइट किया। इन 1774 द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस वाज हेल्ड एट फिलाडेल्फिया। 1774 इसमें फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ भी है? फिलाडेल्फिया सिटी, जो कि यूएसए का सिटी है, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। उसको ही फिलाडेल्फिया कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 12 कॉलोनीज एक्सेप्ट जॉर्जिया। जैसे हमने डिस्कस किया, अटलांटिक कोस्ट पर जो ब्रिटेन ने कॉलोनी स्टैब्लिश की थी 13 कॉलोनी थी, यानी 13 कॉलोनी थी। उनमें से 12 कॉलोनी ने इस कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था 1774 में, और ये जॉर्जिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दिस कांग्रेस अपील्स टू द ब्रिटिश किंग टू रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड नॉट टू इम्पोज एनी टैक्सेस विदाउट द कंसेंट। बेसिकली यहाँ पर जो फिलाडेल्फिया कांग्रेस ने उसने अपील की थी ब्रिटिश किंग से कि कोई भी जो भी रिस्ट्रिक्शन है, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो चाहे ट्रेड से रिलेटेड, उनको रिमूव कर दिया जाए, और कोई भी अगर फ्रेश से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना है, टैक्स इम्पोज करना है, बिना उनकी कंसेंट के, बिना उनकी सहमति के उसको इम्पोज ना किया जाए। ये डिमांड थी फिलाडेल्फिया कांग्रेस की। किससे? ब्रिटिश किंग से, ब्रिटिश बेसिकली मदर कंट्री से। The second Continental Congress meet at 1775। नेक्स्ट ईयर दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग होती है एट फिलाडेल्फिया, सेम जगह पर। डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द 3 कॉलोनीज अटेंडेड दिस कांग्रेस। इस जो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है, इसमें डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल 13 कॉलोनी पार्टिसिपेट करती है। मतलब जो जॉर्जिया जो कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो ये फिलाडेल्फिया कांग्रेस हुई थी 1774 में पहली, और उसके बाद 1775 में दूसरी। इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं लाइक थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन पार्टिसिपेट किया था। तो इम्पोर्टेंट लीडर है, बहुत महत्वपूर्ण लीडर है जो कि फिलाडेल्फिया कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने वाले जो थे। जॉर्ज वाशिंगटन वाज मेड द कमांडर इन चीफ ऑफ द अमेरिकन आर्मी। यहाँ पर अमेरिकन आर्मी का गठन किया गया था, और इसमें जो कमांडर इन चीफ बनाया गया था वो जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था। यही जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। As a last attempt, olive branch petition was sent to the British King George III, who rejected it। जब ब्रिटिश जो होम कंट्री है उन्होंने उसकी जो फिलाडेल्फिया कांग्रेस की मांग थी, ताकि जो भी फ्रेश अगर टैक्स इम्पोज करना है, जो रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए उनको बोला गया था, वो मांग ठुकरा दी गई थी। तो फाइनली एक ओलिव ब्रांच पेटिशन सेंड की गई थी, एक दरख्वास्त भेजी गई थी ब्रिटिश किंग जॉर्ज III के पास, जिसे ओलिव ब्रांच पेटिशन के नाम से जाना जाता है। फाइनली ब्रिटिश किंग जॉर्ज III ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। द किंग प्रोक्लेम्ड दैट द अमेरिकन कॉलोनीज वर इन द स्टेट ऑफ रेबेलियन। और ये बेसिकली उन्होंने रिप्लाई दिया था कि जो भी अमेरिकन कॉलोनी है वो एक स्टेट में है, रेबेलियन के मतलब विद्रोह करने के स्थिति में है। ये उनका रिप्लाई था, और इस रिप्लाई के साथ ही उन्होंने जो भी पेटिशन है उसको नकार दिया गया था। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमें जो भी कंडीशन थी, कॉलोनियल कंडीशन कैसे एस्टेब्लिश हुई, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है उससे पहले अमेरिका की क्या स्थिति और क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे जो अल्टीमेटली लेड टू द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस लेक्चर के तहत हमने डिस्कस किया। कल हम जो आगे के प्रोसेस है, आगे के जो एक्शन होता है, रिएक्शन होता है जिस कॉलोनीज का, और कैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है और क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं उसमें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर बड़ा वजन से हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्या चाहते हैं नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉलेज स्ट्रीम में जुड़ने के लिए धन्यवाद।